नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल APSC स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम राजनीतिक सिद्धांत को देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम तीसरे चैप्टर में संप्रभुता एवं बहुलवाद। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज आप सबके सामने पहला सवाल है कि संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है। पूछ रहा है कि संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है। विकल्प दिया है राजनीतिक, विधिक, दार्शनिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है विधिक। हमारा ऑप्शन बी जो है देखिए वह सही है। संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया विधिक अवधारणा है। बोदा, हॉब्स, ऑस्टिन राज्य को ही एकमात्र संस्था मानते हैं जो समाज के लिए कानून बनाता है। कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को ही प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। बोदा, हॉब्स, रूसो या ऑस्टिन। तो विकल्प दिया है कूट में कि बोदा और हॉब्स और बोदा और रूसो और तीसरा विकल्प है कि रूसो और ऑस्टिन और चौथा विकल्प है कि हॉब्स और रूसो। तो इसका जो सही जवाब है साथियों कि निम्नलिखित में से दिए गए जो राजनीतिक दार्शनिक हैं इनमें से हॉब्स और बोदा जो हैं हॉब्स और रूसो जो हैं यह समितियों को जो है कि राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक मानते हैं। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ख और ग को जो है कि सही माना गया, मतलब हॉब्स और रूसो को। देखिए, हॉब्स और रूसो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 103 है साथियों कि यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में या शासक दल में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा विधि निर्माता निकाय में। देखिए, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता संविधान का निर्माण करने वाले विधि निर्माता निकाय में आरोपित होगी। क्वेश्चन नंबर 104 है साथियों, ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत डैश डैश पर आधारित है। बल, लोकतंत्र, लोकमत, बहुलवाद। तो ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है साथियों वह बल पर आधारित है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत बल पर आधारित है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय में निहित होती है जिसके आदेशों का पालन समाज के सभी लोग करते हैं। उनके अनुसार राज्य का अस्तित्व बल प्रयोग की क्षमता और दंड देने की शक्ति पर निर्भर करता है। यह दृष्टिकोण विधिक प्रत्यक्षवाद का हिस्सा है जिसमें कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में देखा जाता है और उसका पालन न करने पर दंड अनिवार्य होता है। अब 105वां प्रश्न है साथियों कि कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया। ब्लैकस्टोन, T.E. हॉलैंड या जॉन ऑस्टिन या उपर्युक्त में से कोई एक से अधिक। तो कानून को संप्रभु का आदेश बोलते हैं जॉन ऑस्टिन। देखिए, कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में जॉन ऑस्टिन ने परिभाषित किया। कानून राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ या संप्रभु राजनीतिक विषयों के रूप में नियमों का समुच्चय है। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश होता है। सही या गलत का निर्णय करने का मात्र अधिकार संप्रभु को ही है, क्योंकि वह कानून का निर्माता होता है, वह स्वयं कानून से ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 106वां है कि परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि। पूछ रहा है कि जो परंपरागत संप्रभुता है मतलब एकलवादी संप्रभुता जो है उसका विरोध बहुलवादी क्यों करते हैं। तो विकल्प दिया है कि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। विकल्प बी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है। तीसरा है कि वह जनतंत्र विरोधी है। चौथा है कि राज्य जन सेवा का निगम है। तो बहुलवादी एकलवादी संप्रभुता का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि
वे मानते हैं कि दूसरे संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। तो इस तरह से साथियों हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि उनके अनुसार समाज के अन्य संगठन एवं संस्थाएं उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य की सामाजिक प्रकृति एक ही संगठन में पूरी तरह व्यक्त हो सकती है जिसे राज्य कहते हैं। अब अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 107 कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है। पूछ रहा है कि कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है। तो क्रैब, हॉलैंड, गार्नर या डुगवी। तो साथियों हमने आपको बताया है पिछले सवालों के माध्यम से कि क्रैब, हॉलैंड, डुगवी, मेटलैंड, गिरियक ये सब जो है कि बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं और एकलवादी सिद्धांत के आलोचक हैं। और तो इसमें से गार्नर जो है यह बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है, यह एकलवादी सिद्धांत के जो है कि समर्थक हैं। तो इस तरह से सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, वैधानिक संप्रभु वह है जिसके पास कानून निर्माण करने तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति हो। कानूनी संप्रभु सदैव निश्चित तथा स्पष्ट होता है। ब्रिटेन के सम्राट सहित संसद कानूनी संप्रभु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हॉलैंड, क्रैब तथा डिग्वी ने संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत की आलोचना किया है, किंतु गार्नर जो है कि इस सिद्धांत के आलोचक नहीं है। साथियों हमने आपको बताया है कि संप्रभुता दो तरह की होती है, एक होती है वैधानिक और एक होती है राजनैतिक। तो वैधानिक संप्रभुता के समर्थक गार्नर हैं और जबकि राजनीतिक संप्रभुता के समर्थक ये लोग हैं कौन, हॉलैंड, क्रैब, डिग्वी ये सब। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 108वां पूछा गया है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब यहाँ पे है राजनीतिक संप्रभुता से। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या संसद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जनता में निहित होती है। व्याख्या देख लीजिए। लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता का विचार नैतिक आधार पर जनता को प्रभुसत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अनिवार्य शर्तें हैं सार्वजनिक मताधिकार, विधानमंडल पर सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण और राष्ट्र के वित्त पर जनप्रतिनिधियों के सदन का नियंत्रण। और इस संकल्पना के अनुसार शासक वर्ग शासन का संचालन जनहित को ध्यान में रखकर करेगा, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए नहीं। वह तभी तक सत्ता धारण करेगा जब तक उसे सर्वसाधारण का विश्वास प्राप्त हो। यह सिद्धांत लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की संकल्पना जे रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा लोक राजनीति और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है साथियों, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन ने, हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने। तो अभी हमने व्याख्या में बताया कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा जो है इसके प्रतिपादन कौन थे, इसके प्रतिपादक रूसो थे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी साथियों सही हो जाएगा। देखिए, जनप्रिय संप्रभुता की अवधारणा रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किताब का नाम भी याद रखना चाहिए हमको आपको, क्योंकि कभी कभी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं वो पूछ लेता है कि किस विचारक ने अपने किस किताब में दिया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने जो है कि प्रस्तुत किया। उनके अनुसार संप्रभुता जनता के पास होती है और सरकार केवल जनता की इच्छा को लागू करने का माध्यम है। उन्होंने सामान्य इच्छा की अवधारणा दी जिसके अनुसार राज्य के निर्णय जनता के सामूहिक हित में होने चाहिए। यह विचार लोकतंत्र की नींव है और आधुनिक जो है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में नागरिकों की सर्वोच्चता का आधार प्रदान करता है। अब क्वेश्चन नंबर 110 है साथियों, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। राजनीतिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता या नाम मात्र की संप्रभुता। तो इनमें से जो संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है वो है जन संप्रभुता। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, पूछ रहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। विकल्प दिया है, लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। दूसरा विकल्प है
कि राजा सभी राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। और ऑप्शन सी है कि राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता होती है। राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता होती है। ऑप्शन डी है कि राज्य प्रमुख पद लोक नियंत्रक नहीं हो सकता। तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का मतलब है कि लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, मतलब कि राजनीतिक और विधिक सत्ता जो मिलती है वो लोगों से ही मिलती है, तो इसी को लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा यही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है साथियों वह सही हो जाएगा। देखिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 112 कि सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता, राजनीतिक अभिजन, संविधान, न्यायपालिका। तो साथियों जो सार्वजनिक संप्रभुता होती है वह जनता में निवास करती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 113 है कि किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? तो किस तरह के कौन से उपागम की बात कर रहा है? व्यवहारवादी उपागम में। विकल्प दिया है डेविड ईस्टन, कार्ल डायच, रॉबर्ट ए डहल या एमिल बारेल। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है डेविड ईस्टन। देखिए व्याख्या, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम के अध्ययन में डेविड ईस्टन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यवहारवादी विचारकों में डेविड ईस्टन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हीं के शब्दों में व्यवहारवादी शोध हाड़ मांस के बने इंसान को ऊंचा उठाकर उन पर हमारी दृष्टि केंद्रित करता है। व्यक्तियों का मानवीय भावनाओं के साथ गहरा संबंध ढूंढा जा सकता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के कुछ उद्देश्यों की चर्चा की और उसे बौद्धिक आधार स्तंभ की संज्ञा दी है। इन आधार स्तंभों पर ही समस्त व्यवहारवादी आंदोलन रूपी भवन खड़ा है। इसे व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत एवं उद्देश्य के नाम से पुकारा जाता है, जो इस प्रकार हैं: नियमितताएं, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है तकनीक, चौथा है परिमाणीकरण, पांचवा है मूल्य, छठा है क्रमबद्धीकरण और सातवां है शुद्ध विज्ञान और आठवां है समायोजन। ये जो है कि व्यवहारवाद के मूल तत्व हैं, मूल सिद्धांत हैं। चलिए अब अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 114 कि संप्रभुता एक विशिष्टता है जनता की, राज्य की, सरकार की या संसद की? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व हैं, जिनमें साथियों जनसंख्या आता है, भूभाग आता है, सरकार आता है, प्रभुसत्ता आता है। तो संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है, विशिष्टता है, यह राज्य की है। तो 114 का हो जाएगा बी। देखिए संप्रभुता राज्य की विशिष्टता होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं कि मनुष्यों के किसी समुदाय को राज्य की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब इसमें 4 तत्व होंगे। कौन कौन? उनकी जनसंख्या होगी, कुछ निश्चित भूभाग होगा, सरकार होगी एक, और वो सरकार कैसी होगी? प्रभुसत्ताधारी होगी। तो इस तरह से 4 ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं। प्रभुसत्ता ही राज्य का वह विशिष्ट तत्व है जो अन्य समुदायों से राज्य को पृथक करता है। प्रभुसत्ता के ही कारण राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है और अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करता है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 115। देखिए 115 क्वेश्चन जो है ये हमें लगता है ये बीपीएससी का है, प्रवक्ता परीक्षा का अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? संप्रभुता, अधिकार, प्राधिकरण या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? तो इसका सही जवाब है साथियों संप्रभुता। व्याख्या देख लीजिए। देखिए संप्रभुता की विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है। संप्रभु शक्ति विषयों के बंधनों से मुक्त होती है। संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है। राज्य में इस शक्ति पर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन लौकिक प्रभुसत्ता का समर्थक नहीं है? पूछ रहा है कि कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है।
तो जॉन ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस या गिलक्राइस्ट। तो इनमें से साथियों जो लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है वह जॉन ऑस्टिन है। बाकी लोग जो है कि लौकिक संप्रभुता के समर्थक हैं। देखिए, रूसो, लॉर्ड ब्राइस तथा गिलक्राइस्ट लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पॉपुलर सॉवरेनिटी, के समर्थक हैं, जबकि ऑस्टिन जो है यह वैधानिक संप्रभुता का समर्थक है। अब अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 117, जितनी प्रभुसत्ताएं हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह कथन जो है कि किसका है, मतलब यह विचार किस लेखक का है? गैटिल, डायसी, गार्नर या मैकाइवर। तो जितनी प्रभुसत्ताएं उतने ही राज्य होते हैं, यह मानते हैं गैटिल। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। देखिए, संप्रभुता ही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करता है। संप्रभुता अविभाज्य होती है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में गैटिल ने लिखा है कि यदि संप्रभुता परम पूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि संप्रभुता विभाजित है तो एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाता है, अर्थात जितनी संप्रभुताएं होंगी उतने ही राज्य हो जाएंगे। मैकाइवर एक बहुलवादी विचारक हैं। इसके अनुसार राज्य में संप्रभुता विभिन्न संघों में विभाजित होती है, अर्थात संप्रभुता के विभाजन से राज्य का विभाजन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 118 साथियों, की प्रभुसत्ता के विचार को एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले विचारक हैं? एचलॉस्की, आर.एम. मैकाइवर या जे.एन. फिगिस या ए.डी. लिंडसे। तो प्रभुसत्ता के विचार को पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले जो विचारक हैं उनका नाम है जे.एन. फिगिस। तो ऑप्शन सी हमारा साथियों सही हो जाएगा। देखिए, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, जे.एन. फिगिस ने प्रभुसत्ता के विचार को एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा दी है। ध्यातव्य है कि प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 119 है, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। मैकाइवर, लास्की, बिस्मार्क या हिटलर। तो यह कथन है साथियों लास्की का। लास्की कहते हैं, देखिए, लास्की ने कहा है कि चूंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके निर्देश को सही या प्रामाणिक मानकर उसका स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। जोसेफ डी मैस्ट्रे के अनुसार सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन है। अब क्वेश्चन नंबर 120 साथियों, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? तो वही सवाल रिपीट किया है, तो इसके भी सही जवाब हो जाएंगे लास्की। देखिए, यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ऐसा किसने कहा है? जॉन ऑस्टिन, जीन बोडिन, हॉब्स या जॉन लॉक। तो यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये तो साथियों कथन है गैटिल का, लेकिन इसमें गैटिल ना होने के कारण देखिए स्टार लग गया है। देखिए, कथन के रूप में इसका संबंध गैटिल से है, जबकि अवधारणा के रूप में इसका संबंध जो है हॉब्स से है, हॉब्स एवं ऑस्टिन से है। चूंकि इसमें कथन पूछा गया है अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प उत्तर के रूप में चयनित करना संभव नहीं है। तो इसमें आपको इस प्रश्न के माध्यम से क्या जानकारी मिली कि यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ऐसा जो है कि अवधारणा के रूप में अगर ये पूछा जाएगा तो यह हॉब्स और ऑस्टिन से है, लेकिन ये कथन पूछा गया है कि यह कथन जो है कि किसका है? तो यह कथन साथियों गैटिल का है। तो गैटिल का विकल्प में न होने के कारण इसका जो है कि कोई भी जवाब सही नहीं होगा। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 122 है। 122 में साथियों पूछा गया है कि जिस तरह से बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के
संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। तो ऐसा कौन बोले हैं? सीले, लीवर, गार्नर या गेटल। तो ऐसा बोलने वाले जो विचारक हैं उनका नाम है साथियों लीवर। 122वां का जो है कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 122वें की व्याख्या है कि उपरोक्त कथन जो है कि लीवर या लाइवर जो भी नाम आए तो उनका है संप्रभुता का अंग्रेजी पर्यायवाची सॉवरेंटी लैटिन भाषा लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है। इसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति है, अर्थात संप्रभु राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है? निरंकुशता, मतलब सॉवरेंटी या संप्रभुता की पहली विशेषता है कि यह निरंकुश होती है और इसकी अपनी मौलिकता होती है, यह सर्वव्यापी होती है संप्रभुता, और इसमें स्थायित्व होता है और इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, और अनन्यता इसका गुण है, और सातवां जो इसका गुण है वो है अविभाज्यता। ठीक है। अब देखिए संप्रभुता को अपृथककरणीय बताते हुए गार्नर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। इसी बात को लाइवर ने उपरोक्त शब्दों में सुंदर ढंग से कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 123 है साथियों कि संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? सुप्रीम, सोवियत, इंस्टीट्यूट या सुपर एनस। तो इसमें सही हो जाएगा साथियों सुपर एनस। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 124 है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? संप्रभुता की विशेषता पूछ रहा है कि नहीं है। स्थायित्व संप्रभुता की विशेषता है, और निरपेक्षता भी संप्रभुता की विशेषता है, अविभाज्यता भी है, अंतर्भावता यह संप्रभुता की विशेषता नहीं है साथियों। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 125 देखते हैं। सॉवरेंटी मतलब सर्वसत्ता, यह शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो सुपर एनस से लिया गया है। तो इस तरह से हमारा दिए हुए विकल्प में से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है साथियों कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। किसने कहा है? हॉब्स, ऑस्टिन, बोंदा या लॉक। तो यह कथन है साथियों बोंदा का। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में किसी मानवीय समुदाय को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से भिन्न करता है, भिन्न बनाता है। संप्रभुता की परिभाषा देते हुए बोंदा ने अपनी पुस्तक द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 127। देखिए अच्छा इसकी व्याख्या में और दिया है। देखिए प्रभुसत्ता पर अन्य विचारों को की जो कि परिभाषाएं जो दी गई है सब एक ही जगह दे दिया गया है। ग्रोसियस ने क्या कहा है? ग्रोसियस ने प्रभुसत्ता को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रभुसत्ता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते, जिसकी इच्छा कोई नहीं टाल सकता। यह शासन करने की नैतिक शक्ति है। वर्गेस क्या कहते हैं? वर्गेस प्रभुसत्ता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रभुसत्ता जनता तथा जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। जेलिनेक कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी आदेशों से बाध्य नहीं है। ब्लैकस्टोन कहते हैं कि प्रभुसत्ता वह अनिवार्य, सर्वोच्च और अनियंत्रित शक्ति है जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है। विलोबी मानते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ये पूछा भी गया था साथियों और बहुत महत्वपूर्ण भी है विलोबी का कथन, तो इसको हमको आपको याद रखना है। अब अगला है आगे है कि संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करती है, इसीलिए संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है।
संप्रभुता की प्रारंभिक झलक हमें अरस्तू एवं मैकियावेली के विचारों में मिलती है, लेकिन फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक एवं न्यायशास्त्रवेत्ता जीन बोंदा ने 16वीं शताब्दी में एक सिद्धांत के रूप में इसकी समुचित व्याख्या की। इसीलिए बोंदा को संप्रभुता का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में वह कहता है, प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। बोंदा के इन विचारों को अल्थ्यूजियस, ह्यूगो ग्रोसियस, हॉब्स, जॉन ऑस्टिन आदि विचारकों ने आगे बढ़ाया। यह ऑस्टिन के नेतृत्व में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। अब क्वेश्चन नंबर 127 है साथियों कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। हीगल, कांट, बोंदा या मिटलैंड। तो यह परिभाषा साथियों बोंदा की है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानूनों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह भी साथियों बोंदा की परिभाषा है। तो जीन बोडिन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है 129, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की परिभाषा किसने दी? विकल्प है बोंदा, ऑस्टिन और 129 मैकियावेली या हॉब्स। तो ये भी परिभाषा साथियों बोंदा की ही है। देखिए, बोंदा ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। बोंदा ने संप्रभुता पर कानूनी दृष्टिकोण से विचार किया है। ज्ञातव्य है कि प्रभुसत्ता का कानूनी दृष्टिकोण सबसे पहले बोंदा और हॉब्स ने स्पष्ट किया और बाद में बेंथम और ऑस्टिन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं कि बोंदा अमर्यादित संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक हैं। अमर्यादित संप्रभुता असीम, अदेय, स्थायी तथा अपृथक्करणीय होती है। संप्रभुता के कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार संप्रभु विधि निर्माता है और वह मानव निर्मित विधि से सीमित नहीं है। यद्यपि बोंदा अमर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, तथापि वह ईश्वरीय कानूनों, प्राकृतिक कानूनों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संप्रभु को सीमित मानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 130 है साथियों कि संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन था? लॉक, रूसो, ऑस्टिन या बोंदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑस्टिन। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन के अनुसार राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बनाती है। अतः कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहते हैं और इसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के सिद्धांत में होती है। क्वेश्चन नंबर 131 है साथियों, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? राज्य, समाज के नैतिक सिद्धांत, सरकार या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नैतिक कर्तव्य जो लगाए जाते हैं साथियों वह समाज के नैतिक सिद्धांत से लगाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखिए, कर्तव्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नैतिक तथा कानूनी। नैतिक कर्तव्य वे हैं जो मानवता की नैतिक भावना, अंतःकरण की प्रेरणा या उचित कार्य की प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। नैतिक कर्तव्य समाज के नैतिक सिद्धांतों द्वारा आरोपित होते हैं, किंतु इन्हें राज्य द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त होता है। अब 132 है साथियों क्वेश्चन नंबर, पूछा है कि हॉब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है। अच्छाई और बुराई, नैतिक और अनैतिक, न्यायी और अन्यायी या उपर्युक्त सभी। तो सवाल देखते हैं कि हॉब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है। तो अच्छाई और बुराई का भी, नैतिक और अनैतिक का भी, और न्यायी और अन्यायी। तो इस तरह से उपर्युक्त सभी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, हॉब्स ने संप्रभु को इतना सर्वोच्च एवं निरंकुश बना दिया है कि वह सभी बातों का निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार रखता है।
अच्छाई बुराई, न्याय अन्याय तथा नैतिक अनैतिक इत्यादि बातें सत्ता के निर्माणाधीन हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है साथियों, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा है? लास्की, गैटल, गिलक्राइस्ट या प्लेटो? तो साथियों यह कथन है लास्की का। देखिए लास्की कहते हैं कि राज्य के संप्रभुता के दावे से इनकार करते हैं लास्की, और वे कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के लिए यह स्थायी हित की बात होगी कि वह संप्रभुता संपन्न राज्य के विचार का त्याग कर दे। इस अवधारणा ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अराजकता मचा रखी है, अतः स्थायी शांति के लिए इसे त्यागना होगा। इंग्लैंड के राजनीति विज्ञान के हेराल्ड लास्की ने अपनी पुस्तक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स तथा अन्य अनेक कृतियों में एकलवादी प्रभुसत्ता की कठोर निंदा की तथा यह दर्शाने का प्रयास किया कि एकलवादी प्रभुसत्ता का सिद्धांत 20वीं शताब्दी की परिस्थितियों तथा वातावरण को देखते हुए एक विनाशकारी सिद्धांत है। उसके शब्दों में, यदि प्रभुसत्ता संबंधी संपूर्ण विचार को त्याग दिया जाए तो यह राजनीति शास्त्र के लिए एक स्थायी लाभ होगा। लास्की आगे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र एवं सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है। क्वेश्चन नंबर 134 साथियों, निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबद्ध है? जॉन डेवी, जॉन स्ट्रेची, R.H. टॉनी या H.G. हॉब्सन? तो नागरिक संप्रभुता के सिद्धांत से इसमें जो संबद्ध हैं वो हैं R.H. टॉनी। व्याख्या देख लीजिए, नागरिक संप्रभुता सिद्धांत का संबंध R.H. टॉनी से है। इनके अनुसार राज्य का कार्य नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना है। अंततः नागरिक ही राज्य के कार्यों का मूल्यांकन कर उसके औचित्य का निर्धारण करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 135 साथियों, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है? सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। ऑटो वान गियर के, लियो डुग्वी, अर्नेस्ट बार्कर या एडी लिंडसे? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है लियो डुग्वी। देखिए, लियो डुग्वी के चिंतन में राज्य के कर्तव्यों को प्रमुखता दी गई है, अधिकारों की नहीं। लियो डुग्वी ने अपने चिंतन में राज्य के कर्तव्यों को प्रमुखता दी है, अधिकारों को नहीं दी है। और राज्य का बुनियादी लक्षण ये क्या मानते हैं? जन सेवा मानते हैं, प्रभुसत्ता नहीं। तो काफ़ी अच्छा सवाल साथियों 135। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पूछा गया है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? फ्रीडमैन, हायक या आईजे बर्लिन या एल स्ट्रास? तो यह कथन साथियों आईजे बर्लिन का है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, आईजे बर्लिन ने अपनी पुस्तक फोर एसे ऑन लिबर्टी में लिखा है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में भले ही कुछ बंधन लगाए, परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के क्षेत्र का हनन करे। जब प्रभुसत्ता सही हाथों में होती है, स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है। अब अगला सवाल है कथन कारण का है। पूछा है कि मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। कारण बताया है कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था केंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। तो इसका विकल्प बनाया है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है किंतु कारण गलत है, और कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो ये है कि कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए और कारण दोनों सही और सही व्याख्या कर रहे हैं। मध्य युग में संप्रभुता के विकास न होने का कारण सामंतवादी व्यवस्था थी, और जिसमें शक्ति के अनेक केंद्रों के साथ साथ धर्मतंत्र के व्यापक प्रभाव के कारण राष्ट्र राज्य की
अवधारणा का विकास नहीं हो सका। अब क्वेश्चन नंबर 130 है साथियों कि किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? केल्सन, विलोवी, ओपेनहाइम या बेंथम। तो ये जो बात बोले हैं ये बोले हैं ओपेनहाइम। देख लीजिए, ओपेनहाइम ने संप्रभुता के बारे में कहा है कि यह सर्वोच्च प्राधिकार है जो किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? तो संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा साथियों ये बहुत बार और बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो ये बोले हैं विलोबी। तो इस तरह से WF विलोबी ही इसके जो है कि सही विकल्प हो जाएंगे। देखिए, तो इसका जो है कि पहला ही कथन सही। देखिए, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन अमेरिकी राजनीतिक विद्वान WF विलोबी ने कहा है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके द्वारा राज्य अपने प्राधिकार का इस्तेमाल करता है। अब अगला सवाल है साथियों कि संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है और हम जितना अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात करते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। यह किसने कहा है? लाइबर है या जेंग्स है या कैलहॉन है या गार्नर। तो यह कथन साथियों कैलहॉन का है। देखिए, कैलहॉन कहते हैं कि संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। इसका वर्णन एकलवादी, बहुलवादी तथा दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में किया गया है। प्रभु संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत में इसकी विशेषता क्या क्या है कि यह निरंकुश होती है, मौलिक होती है, सर्वव्यापक होती है, स्थायी होती है, अपृथककरणी होती है, अनन्य होती है और अविभाज्य होती है। और संप्रभुता की अविभाज्यता के समर्थन में कहा गया है कि संप्रभुता पूर्ण है। उसके विभाजन का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। इस संबंध में कैलहॉन ने लिखा है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार एक अर्धवर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है। रूसो ने ठीक ही कहा है कि संप्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है। गैटिल का कहना है कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि किसने कहा कि संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं? LT हाउस या AD लिंडसे या बेंथम या मिटलैंड। तो ये बोले हैं साथियों लिंडसे ने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। देखिए, AD लिंडसे ने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। लिंडसे ने परंपरागत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना में करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि अन्य समुदाय जो व्यक्ति के विकास में राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राज्य के समान ही लोगों की निष्ठा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 142 है साथियों कि देखिए, अभिकथन दिया है कि राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। अभिकथन है तो कारण भी दिया होगा। कारण इन्होंने बताया है कि राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्यतः कानून का आज्ञा पालन सुनिश्चित जो है कि कराएगा। तो इसका जो सही जवाब साथी वो ये है कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में दिया है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कथन की व्याख्या कारण नहीं कर रहा है। विधि का शासन के अंतर्गत राज्य का यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक राज्य की विधि के दृष्टिकोण में समान है। राज्य के अस्तित्व का स्वरूप जनसाधारण की मान्यताओं तथा मूल्य प्रणाली पर आधारित होने का कारण लोकतंत्रात्मक स्वरूप का होना है। इस प्रकार दोनों कथन स्पष्ट रूप से सत्य हैं, परंतु कथन और कारण की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। कथन जो है कि कारण जो है कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? शक्ति संबंधात्मक होती है,
शक्ति एक पक्षीय होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, शक्ति स्थिति जन्य होती है। तो शक्ति की जो विशेषता इनमें से नहीं है वो ये है कि शक्ति एक पक्षीय होती है, ये बात गलत है। देखिए, शक्ति संघात्मक संबंधात्मक होती है क्योंकि शासक और शासितों के मध्य संबंध पाया जाता है। शक्ति का एक पक्ष दूसरे पक्ष पर प्रयोग करता है, अतः शक्ति द्विपक्षीय होती है, न कि एक पक्षीय। और शक्ति परिस्थिति जन्य होती है, परिस्थितियों में परिवर्तन पर इसका अस्तित्व निर्भर करता है। और अब इस सेशन का आखिरी सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से सत्ता के प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया है। कह रहा है कि सत्ता के किस प्रकार का उल्लेख इसमें से मैक्स वेबर ने नहीं किया है। विकल्प दिया विवेक सम्मत विधिक, परंपरागत, करिश्मावादी या संवैधानिक। तो इनमें से मैक्स वेबर ने संवैधानिक विधि का उल्लेख नहीं किया है, संवैधानिक सत्ता का जो है कि उल्लेख नहीं किया है। देखिए, मैक्स वेबर ने वैध शक्ति या औचित्यपूर्ण शक्ति को सत्ता कहा है। उनके अनुसार समाज में स्थायित्व इसलिए नहीं आता है कि राजनीतिक शक्ति में बल प्रयोग किया जाता है या करने की धमकी दी जाती है, बल्कि इसलिए आता है कि शक्ति को वैधता सुदृढ़ करती है। वेबर ने सत्ता के निम्न 3 प्रकार का उल्लेख किया है: विवेक सम्मत या वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और तीसरा है चमत्कारिक या करिश्मावादी सत्ता। तो इस तरह से साथियों बहुलवाद वाला और संप्रभुता से संबंधित जितने सवाल थे वो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा साथियों व्यक्तिवाद से। तो इसी तरह से हम बाकी के जो है कि सवाल आप सबके लिए वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये मेरी पहल अच्छी लग रही है और आप लोगों के लिए लाभदायक हो तो आप लोग इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करिए और लोगों के भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।